नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन 12 जून यानी रविवार को सुबह 11 बजे विशेष रूप से बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर किया जा रहा है। कार्यशाला का विषय है मिशन 2023 संघ लोक सेवा आयोग 2023 के लिए तैयारी की रणनीति। जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत ईरान संबंध, केंद्र दिल्ली सरकार विवाद, भारत और बौद्धिक संपदा अधिकार, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और सुप्रीम कोर्ट तथा थाईलैंड व मारिजुआना पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत ईरान संबंधों पर। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा देखी गई। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही अपितु यह बहुपक्षीय संदर्भों में भी काफी महत्वपूर्ण है। ईरान जो इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्यों में से एक है और भारत में पैगंबर मोहम्मद साहेब पर टिप्पणी को लेकर जो पश्चिम एशियाई देशों में विवाद देखा गया उसके दृष्टिकोण से भारत के समक्ष यह प्रस्तुत करने का एक माध्यम था कि भारत पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की स्थिति में है। भारत के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिसका ईरानी विदेश मंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया और इस रूप में भारत ने पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया है। भारत द्वारा इसके संदर्भ में लगातार दो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के साथ भी संबंधों में संतुलन बनाकर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा से एक हफ्ते पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री भी भारत यात्रा पर आए थे। भारत का दोनों ही देशों के साथ संबंध स्थापित है जो भारत की डी हाइफनेशन की नीति को दर्शाता है। इसके तहत भारत स्वतंत्रता पूर्वक दोनों प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों की स्थापना कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा ऐसे समय में भी देखी जा रही है जब वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई है जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में सख्ती से प्रस्तावों को पारित किया है। इससे ईरान के समक्ष भी चुनौतियां विद्यमान हैं जैसे कि उसके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर अभी तक शंकाएं विद्यमान हैं और अमेरिका के साथ भी उसके संबंध सामान्य नहीं देखे जा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा को भारत जैसे देश के समर्थन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत और ईरान के द्वारा तालिबान के तहत अफगानिस्तान में स्थिति पर भी चर्चा की गई जिसके तहत कुछ ही दिन पहले भारत के द्वारा काबुल तालिबान तक अपनी पहली पहुंच को बनाया गया है। इसके लिए भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जहां पिछले साल काबुल में सरकार गिरने से पहले अफगानिस्तान को माल भेजा गया था। यूक्रेन में रूसी युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि के खिलाफ ईरान भी अब भारत को अपने कच्चे तेल को बेचने के लिए काफी उत्सुक है क्योंकि भारत ने 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बाद तेल की खरीद को रद्द कर दिया था। हालांकि यात्रा के आधिकारिक हिस्से के दौरान इस मसले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देखा गया किंतु इसके संदर्भ में भारतीय विदेश मंत्री का बयान काफी महत्वपूर्ण था जिन्होंने अमेरिका और यूरोप से ईरान और वेनेजुएला के तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वापस आने की अनुमति देने का आह्वान किया।
भारत का इसके संदर्भ में कहना था कि यदि पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत कम रूसी तेल का आयात करे, तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत को अन्य वैकल्पिक स्रोत दिए जाएं, क्योंकि पश्चिम लगातार भारत के लिए वैकल्पिक स्रोतों को कम करता रहा है। भारत और ईरान को द्विपक्षीय मोर्चे पर भी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत दोनों देश तेल के व्यापार को बढ़ाने, तेल रिजर्व स्थापित करने में निवेश, चाबहार रेल परियोजना के निर्माण और व्यापार को बढ़ाने के संदर्भ में कार्य कर सकते हैं। भारत ने जब से अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अपने ईरानी जुड़ाव में भारी कटौती की है, तब से ही ईरान का अधिक झुकाव चीन की ओर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से ईरान चीन के बेल्ट एंड रोड पहल में भाग लेने का काफी इच्छुक है, जिसका भारत के लिए नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 के 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्तमान में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम रह गया है। इसके अलावा भारत कुछ समय पहले ही इजराइल, भारत, यूएई, अमेरिका समूह में शामिल हुआ, जो एक प्रकार का पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जा सकता है। इसे ईरान विरोधी गठबंधन के रूप में भी चित्रित किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान के संबंध भी हाल के समय में बहुत अच्छे नहीं देखे गए हैं। मुख्य रूप से यमन के हूती विद्रोहियों को ईरानी समर्थन की धारणा के चलते दोनों में संबंध नकारात्मक देखे गए हैं। पिछले ही वर्ष यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमला किया गया था और इसके पीछे ईरानी समर्थन को महत्वपूर्ण माना गया था। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा संबंधों को फिर से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस साल ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की भी संभावित भारत यात्रा देखी जा सकती है, जो पारंपरिक रूप से मजबूत संबंधों के एक रीसेट की शुरुआत हो सकती है। हालांकि दोनों ही देशों के संबंध दुनिया में घट रही अन्य घटनाओं से प्रभावित होते रहे हैं, जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे केंद्र दिल्ली सरकार विवाद पर। दिल्ली में केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच देखे जाने वाले विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यकाल में भी इस विवाद को देखा गया। इसके तहत दिल्ली की सरकार के द्वारा उपराज्यपाल पर यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा दिल्ली सरकार के दिन प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नवनियुक्त उपराज्यपाल केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के करीबी राजनेता माने जाते हैं। इसके चलते दिल्ली की सरकार ने उपराज्यपाल पर यह आरोप लगाया कि 30 मई को उनके द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और इसके संदर्भ में मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को दरकिनार कर दिया गया, जो स्पष्ट रूप से संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन देखा जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि दिल्ली में शासन की संवैधानिक संरचना को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमें इस पृष्ठभूमि में दिल्ली की शासन व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम इस विवाद को पूर्णता से समझ सकें। इसके संदर्भ में नई दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुसूची 1 के तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाए गए अनुच्छेद 239 AA के तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम और दर्जा भी दिया गया है। अनुच्छेद 239 AA के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित करने की घोषणा की गई, जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और उनकी सलाह पर काम करते हैं। हालांकि सहायता और सलाह खंड केवल उन मामलों से संबंधित है जिस पर निर्वाचित विधानसभा के पास राज्य और संवर्ती सूचियों के तहत अधिकार है। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अपवाद के साथ अधिकार शामिल है, यानी इन विषयों पर निर्वाचित विधानसभा को अधिकार नहीं है।
इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए यह भी नोट करता है कि उपराज्यपाल को या तो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है या वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए उस निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य हैं जो उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को संदर्भित किए जाते हैं। साथ ही अनुच्छेद 239 ए उपराज्यपाल को राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के साथ किसी भी मामले पर राय के अंतर को संदर्भित करने का भी अधिकार देता है। इस प्रकार उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच एक दोहरा नियंत्रण देखा जाता है जिससे सत्ता संघर्ष होता है। इस मामले में न्यायपालिका की राय को भी समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस संदर्भ में मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में देखा गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की स्थिति को मानते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला किया। हालांकि जब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण सवालों पर फैसला करने के लिए मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया। संवैधानिक पीठ को संदर्भित मामले को एनसीटी बनाम भारत संघवाद 2018 के रूप में जाना जाता है। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन में एक नए न्याय शास्त्रीय अध्याय को खोला। अदालत ने इस मामले में उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का हवाला देते हुए कहा कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के पीछे के उद्देश्य अनुच्छेद 239 ए की व्याख्या का मार्गदर्शन करेंगे। अर्थात उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम के तहत अनुच्छेद 239 ए में संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा जिससे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग दिल्ली के मामले में अपनी तरह की विशेष स्थिति के संदर्भ में कार्य किया जा सके। इस संदर्भ में न्यायालय ने घोषणा की कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि दिल्ली विधानसभा के पास संवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल 3 अपवर्जित विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भी है। इस प्रकार उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब वह किसी मामले को राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय के लिए संदर्भित करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की उपराज्यपाल की शक्ति का अर्थ हर किसी मामले को संदर्भित करने से नहीं है और ऐसा संदर्भ केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उत्पन्न होगा। वास्तव में उपराज्यपाल से निर्वाचित मंत्रिपरिषद के विरोधी के रूप में स्वयं को स्थापित करने के बजाय एक सूत्रधार के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार 2018 के फैसले के माध्यम से विशेष रूप से प्रशासन के मामलों पर उपराज्यपाल की शक्तियों के ऊपर निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद की शक्तियों को महत्ता दी गई। हालांकि इस फैसले के बावजूद विवाद पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सेवाओं और अधिकारियों के नियंत्रण को लेकर विवाद जारी रहा। इससे मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले को सुनाया। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को लेकर जो फैसला देखा गया, उसको लेकर न्यायपीठ में ही मतभेद था। इसके संदर्भ में फैसला सुनाने वाले एक न्यायमूर्ति के द्वारा यह फैसला दिया गया कि दिल्ली में सुचारू शासन की सुविधा के लिए सचिवों और विभागों के प्रमुखों का स्थानांतरण व पद स्थापन उपराज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, जबकि दिल्ली अंडमान निकोबार समूह सिविल सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों के फाइलों को मंत्रिपरिषद के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजने की जरूरत है। इसके विपरीत दूसरे न्यायाधीश के द्वारा भिन्न राय को व्यक्त किया गया और यह निर्णय दिया गया कि कानून के तहत दिल्ली सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर मतभेद के बाद पीठ ने यह फैसला सुनाया कि मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार दिल्ली के मामले में अब तीसरी बार न्यायालय में मामला
चला गया है। अंततः न्यायालय से ये उम्मीद की जा रही है कि वह अंतिम रूप से इस पर फैसला सुनाएगा ताकि दिल्ली के विवाद को लेकर पूर्ण रूप से समाधान दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसमें हम बात करेंगे भारत और बौद्धिक संपदा अधिकार पर। हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां तक बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा और प्रवर्तन का संबंध है, भारत सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसने 6 अन्य देशों अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला के साथ भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ डेटा सुरक्षा के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बात की जाती है बौद्धिक संपदा अधिकारों की, तो बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं। इसमें कोई आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य तथा प्रतीक, नाम और चित्र जो वाणिज्य में उपयोग किए जाते हैं आदि को शामिल किया जाता है। वे आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में भी उल्लेखित किया गया है, जो नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा से लाभ का अधिकार प्रदान करता है। इसमें आपको भारत की स्थिति को भी समझना होगा, क्योंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स समझौते के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी सदस्य है, जो दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार निकाय है। इसके अलावा भारत के द्वारा इसके संदर्भ में विविध कानूनों और नीति को भी बनाया गया है। हालांकि इसके बावजूद भारत की बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यवस्था में कुछ मुद्दे शामिल हैं जिसे समझने की आवश्यकता है। इसमें भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D महत्वपूर्ण है, जो एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामिल करने वाले आविष्कारों को पेटेंट करने की अनुमति नहीं देती है जब तक कि यह प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न ना हो। इसका मतलब यह है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम पेटेंट को सदाबहार बनाने यानी एवरग्रीनिंग की अनुमति नहीं देता है। यही दवा कंपनियों के लिए चिंता का विषय है। इसी के चलते नोवार्टिस की दवा ग्लिवेक के पेटेंट को खारिज कर दिया गया था। इसमें अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था भी विदेशी निवेशकों के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि वह अपने उत्पादों के संदर्भ में अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था के दुरुपयोग के बारे में काफी चिंतित हैं। उल्लेखनीय है कि जब बात की जाती है अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था की, तो अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था सरकार के द्वारा पेटेंट स्वामी की अनुमति के बिना पेटेंट किए गए आविष्कार का उपयोग, निर्माण, आयात या बिक्री करने के लिए संस्थाओं को अनुमति का प्रावधान कर देती है। भारत में पेटेंट अधिनियम इससे संबंधित व्यवस्था से संबंधित है। WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह राष्ट्रीय आपात स्थिति, अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियों जैसी शर्तों को पूरा करता हो। हालांकि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के चलते ही भारत संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की प्राथमिकता निगरानी सूची पर बना हुआ है। इस पृष्ठभूमि में हमें भारत में कुछ उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, जैसे कि हमें स्कूलों से ही नवाचार के माहौल को बढ़ावा देना होगा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भी इस रूप में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक उचित समाधान तंत्र को बनाने की आवश्यकता है।
भारत एक मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली के परिवर्तनकारी लाभों का पूर्ण लाभ लेने में तब तक असमर्थ होगा जब तक कि वह अपने बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों और विनियमों में अंतराल को दूर नहीं करता। भारत के मुख्य कार्यक्रमों मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता बेहतर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा उपायों के साथ ही नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर भी निर्भर करती है। भारतीय उद्योग को न केवल नवाचार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बल्कि उनके नवाचारों की रक्षा और लागू करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के निर्माण, संरक्षण और प्रवर्तन के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में शिक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता को मापने का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानक है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु रैंकिंग में शीर्ष भारतीय राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनकर उभरता देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी IITs ने भी अपनी स्थिति में सुधार किया है। QS रैंकिंग के इस संस्करण में 41 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें 12 ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और 7 नई प्रविष्टियां देखी जा सकती हैं। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्व स्तर पर 155वें स्थान पर है और उद्धरण प्रति संकाय यानी साइटेशन पर फैकल्टी संकेतक में वह वैश्विक नेता के रूप में उभरता देखा जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इस रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में सबसे तेजी से उभरता हुआ दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भी है। IIT बॉम्बे, जो पिछले संस्करण की रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय था, इस बार दूसरा सबसे अच्छा भारतीय संस्थान है। इसके बाद IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT कानपुर का स्थान है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष रैंक वाला निजी संस्थान है, जिसके बाद मणिपाल और MIT यूनिवर्सिटी का स्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISc दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय है। इसके अलावा IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की और मद्रास विश्वविद्यालय भी वैश्विक शीर्ष 50 अनुसंधान संस्थानों में शामिल किए गए हैं। हालांकि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण क्षमता और अंतर्राष्ट्रीयकरण के पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं। भारत के शीर्ष 41 रैंक वाले विश्वविद्यालयों में केवल 4 में ही इसके संदर्भ में सुधार देखा गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैकल्टी रैंकिंग में 411 स्थान के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्थानीय संस्थान है और MIT यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अनुपात के लिए राष्ट्रीय नेता है, जिसकी वैश्विक स्तर पर रैंकिंग 542 देखी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के 2 हालिया फैसलों से यह सवाल उठता है कि क्या एक दोषी व्यक्ति अपने पीड़ित या पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य के साथ एक उपयुक्त विवाह में प्रवेश करके खुद को वर्षों की जेल के समय से बचा सकता है। इसके संदर्भ में मामला तब देखा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करके हत्या के प्रयास के व्यक्ति के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने अपनी पीड़िता के बहन से शादी की थी। शीर्ष अदालत का मानना था कि इसमें शामिल सभी लोग एक ही इलाके में रह रहे थे, अतः मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए इस प्रकार के फैसले को किया गया। दूसरा मामला तमिलनाडु से ही संबंधित है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया गया जिसने अपनी ही नाबालिग भतीजी से बलात्कार किया था, किंतु बाद में जब उसने उससे शादी कर ली तो उसे अपराध से मुक्त कर दिया गया।
हालांकि अदालत के इस प्रकार के फैसलों की आलोचना की गई है क्योंकि दोनों ही मामलों में शीर्ष अदालत ने घरेलू स्थिरता के विचार को एक दोषी व्यक्ति की सजा से ऊपर रखा। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं, जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से 2020 के आंकड़ों की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 30% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा महिला आयोग को 2021 में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अनेक बार इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि उसके द्वारा अनेक निर्णयों के संदर्भ में पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाया जाता है, जैसे कि कुछ समय पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की आलोचना इस आधार पर की गई कि उन्होंने एक बलात्कार के आरोपी के वकील से यह पता लगाने के लिए कहा था कि क्या उसका मुंह वकील पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार होगा। हालांकि न्यायमूर्ति के द्वारा बाद में ये स्पष्ट किया गया कि उन्हें मीडिया में गलत तरीके से उद्धृत किया गया था। इसी प्रकार से एक मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा एक छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को तब जमानत दिए जाने की बात कही गई जब वह अपनी पीड़िता के घर जाए और उसे राखी बांधे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायालय के इस फैसले पर कहा कि यह निर्णय एक गणतंत्र के रूप में भारत की छवि पर धब्बा है, क्योंकि यह भारत में विद्यमान गंभीर प्रकार के पितृसत्तात्मक और स्त्री विरोधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। न्यायालय ने माना कि एक महिला वर्तमान समय के समाज में स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में नहीं रह सकती है, क्योंकि यह विशेष रूप से मर्दाना समाज है। इसमें पुरुषों द्वारा बनाए गए कानून और न्याय प्रणाली है जो मर्दाना दृष्टिकोण से ही स्त्री आचरण का न्याय करती है। अतः हमें इस प्रकार के दृष्टिकोण से बचे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे थाईलैंड व मारिजुआना पर। हाल ही में थाईलैंड चिकित्सा उपयोग के लिए मारिजुआना को कानूनी बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि थाईलैंड के द्वारा ऐसा कृषि और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि सार्वजनिक स्तर पर इसका धूम्रपान करना अभी भी कानून के खिलाफ है, जो संभावित 3 महीने की सजा और 25,000 थाई बहत जुर्माने को आकर्षित करेगा। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार मारिजुआना की स्थिति अभी भी कानूनी अधर में है, क्योंकि भले ही अब इसे खतरनाक दवा के रूप में नहीं माना जा रहा है, किंतु सांसदों के द्वारा इसके व्यापार को विनियमित करने के लिए कानून भी पारित नहीं किया गया है। इसके बावजूद थाईलैंड एशिया का पहला राष्ट्र बन गया है जिसने मारिजुआना को आपराधिकरण से मुक्त कर दिया है, जिसे स्थानीय भाषा में भांग या गांजे के रूप में जाना जाता है। हालांकि थाईलैंड उरुग्वे और कनाडा के उदाहरण का भी पालन नहीं कर रहा है, जो अब तक केवल ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आधार पर मनोरंजक मारिजुआना को वैध बना दिया है। थाईलैंड मुख्य रूप से मेडिकल मारिजुआना के लिए बाजार में प्रभुता बनाना चाहता है, क्योंकि थाईलैंड में पहले से ही अच्छी तरह से विकसित चिकित्सा पर्यटन उद्योग है और इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु भांग उगाने के लिए भी आदर्श मानी जाती है। अतः थाईलैंड इसकी खेती को विनियमित करना चाहता है और नकदी फसल के रूप में सरकार किसानों को इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख पौधे देने की भी योजना बना रही है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत और ईरान को हाल की वैश्विक घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपने संबंधों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच रस्साकशी दिल्ली की विकास महत्वाकांक्षाओं में बाधक है। व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत ईरान संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत ईरान संबंधों में हालिया प्रवृत्तियों की व्याख्या करेंगे।
संबंधों को प्रभावित करने में वैश्विक घटनाओं की भूमिका का उदाहरण देंगे और संबंधों को बेहतर करने की दिशा में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की व्याख्या करेंगे और इसमें अपेक्षित सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।